Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss Introduction to GenBank Nucleotide Sequence Database. इससे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की दो डेटाबेसेस पढ़ी हैं जो कि DDBJ है और EMBL/EBI है। तो आज हमारा जो मेजर फोकस है वो है GenBank न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस पे। अच्छा, GenBank बेसिकली है क्या? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जेनेटिक सीक्वेंस डेटाबेस है और इसमें अभी तक के जितने भी डीएनए हैं ना, जिनकी सीक्वेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, वो इस वेबसाइट पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस डेटाबेस पे। GenBank बेसिकली पार्ट है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन का, जिसमें हमें पहले ही पता है कि कौन कौन शामिल है, और DDBJ और EMBL या जिसको हम ENA भी कहते हैं, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन डाटा जो है एक्सचेंज करती हैं डेली बेसिस पे। चाहे सबमिटर किसी भी डाटाबेस पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो सबमिट करता है तो ये आपस में शेयर कर लेती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इन तीनों में जो डाटा है वो सेम मिलेगा। अच्छा, अब इसकी रिलीज़ कब होती है? जैसे ही सबमिटर जो है वो सीक्वेंस सबमिट करता है तो उसके 2 मंथ्स के बाद उस सीक्वेंस की रिलीज़ जो है वो हो जाती है। और ये अवेलेबल कहाँ से होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल साइट से, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? FTP साइट्स। अच्छा, अब जो GenBank का करंट वर्जन है ये हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताता है कि रिलीज़ कब होगी, और अगर कोई चेंज हो रहा है इसकी, आप कह सकते हैं सेटिंग्स वगैरह में, तो उसका भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके अलावा जो रिलीज़ नोट्स हैं प्रीवियस सीक्वेंसेस के, वो भी अवेलेबल होते हैं। और जो GenBank का ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स है वो अवेलेबल होता है दोनों के लिए, GenBank डिविजन्स जो ट्रेडिशनल वे था और दूसरा जिसमें होल जीनोम शॉटगन डिविजन्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें इसके बारे में होल जीनोम के बारे में डाटा जो है वो मौजूद है। अब हम असेस कैसे कर सकते हैं डाटा को? तो बहुत इजी वे है यहाँ से डाटा लेने का। एंट्रीज न्यूक्लियोटाइड है एक यहाँ पे, ठीक है। जब आप GenBank सर्च करते हैं ना, वहाँ पे एंट्रीज न्यूक्लियोटाइड आता है। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपनी क्यूरी ऐड करके उस डाटा जो है उसके बारे में जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा उस सीक्वेंस से सिमिलर सीक्वेंसेस भी आप ढूंढ सकते हैं। किसके ज़रिए? ब्लास्ट के ज़रिए, जो कि बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। ये एक और वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है ब्लास्ट और फास्टा का, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर देती हूँ। GenBank डाटा यूसेज। अच्छा, अब GenBank डाटाबेस किस लिए डिज़ाइन की गई है? ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ना उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है उस तक फ्री एक्सेस हो विदाउट एनी चार्ज, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको GenBank से डाटा लेने के लिए। कुछ सबमिटर्स ऐसे हैं वो क्लेम करते हैं कि उनकी सीक्वेंसेस किसी ने ले लिए हैं, लेकिन जो NCBI है वो उनको कोई रिस्पांस नहीं करती, क्योंकि NCBI इस पोजीशन में नहीं है कि वो डाटा पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, कोई चार्जेस रख सके, बल्कि ये डाटा जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग स्टेटस एंड रिलीज़। GenBank में क्या होता है कि डायरेक्ट सबमिशन होती है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस डेवलप की है तो मैं उसको डायरेक्टली सबमिट करूँगी डाटा बैंक में, ठीक है। और उसको जो है वो जो भी GenBank का सिस्टम है वो उसको स्टडी करेगा। अगर वो सूटेबल हुई तो वो उसको मुझे एक्सेशन नंबर दे देगा और पब्लिकली वो जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे ओकेजन्स भी होते हैं जहाँ पे पब्लिक व्यू से डाटा रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि जो सबमिटर होता है ना उसकी कॉन्सेंट नहीं होती, उसकी इजाज़त नहीं होती। कॉन्फिडेंशियलिटी, अब ये क्या है? अब देखें, हम एक फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, हमने डाटा जो सीक्वेंसेस हैं वो ले ली। अब हमने रिसर्च पेपर में वो पब्लिश करनी है, तो हमारा भी ये दिल होगा कि जब तक पेपर पब्लिश नहीं होता हमारी सीक्वेंसेस पब्लिक तक ना जाएं। इसी तरह कुछ ऑथर्स जो हैं वो कंसर्न होते हैं कि जो GenBank का डाटा है ना वो उनकी पब्लिकेशन से पहले अवाम के पास ना जाए, पब्लिकली अवेलेबल ना हो। इसलिए GenBank को वो क्या करते हैं, एक डेट बता देते हैं कि फ़लाँ डेट को हमारा डाटा रिलीज़ होना चाहिए। GenBank जो है वो सेशन नंबर प्रोवाइड कर देता है ताकि वो अपनी पब्लिकेशन में उसको दे सकें, और जो स्पेसिफिक डेट लिखी होती है उस डेट को सीक्वेंस रिलीज़ हो जाती है। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आथर जो है विदाउट एनी डिले उसको सबमिट करना चाह रहे हैं तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फुल पब्लिकेशन डाटा है ना, मतलब आपने सिर्फ आप कह सकते हैं कि आपने एक सेशन नंबर दिया है अपना पेपर में, और उस तक सेशन नंबर से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको पढ़ने वाले हैं, वो आपका डाटा उधर से जाके चेक कर सकते हैं जिस डेट पे आपने उसको रिलीज़ किया है। इसके अलावा
अगर आपने बात की है कि डिले होना चाहिए हमारी सीक्वेंस डाटा का जब तक पेपर पब्लिश नहीं होता, तो जैसे ही पेपर पब्लिश होता है ऑथर्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं कि अपना फुल डाटा जो है वो जेन बैंक को ये ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दें। इसके अलावा प्राइवेसी, फॉर एग्जांपल आपने डाटा जो सबमिट करवाया है वो ह्यूमन डाटा है, न्यूक्लियर डीएनए का, ठीक है, ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। तो जेन बैंक ये समझता है कि आपने ऑलरेडी परमिशन ले ली है, यानी एथिकल अप्रूवल आपके सीक्वेंसेस का हो चुका है, उनके पब्लिक होने में जिस बंदे की वो सीक्वेंसेस हैं उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। जेन बैंक ये एज्यूम कर लेता है कि सबमिटर ने कॉन्सेंट ले लिया है, ठीक हो गया। तो ये था इंट्रोडक्शन टू जेन बैंक, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जेन बैंक का काम क्या है। जेन बैंक ने न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंसेस को सबमिट करना है। इसके अलावा कि आप अपनी सीक्वेंसेस को होल्ड भी कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डेट तक, और जब आपका दिल चाहेगा आप उसको रिलीज़ करवा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी है और प्राइवेसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने डाटा सबमिट कैसे करना है, हाउ टू सबमिट डाटा ऑन जेन बैंक, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी।